बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर की उर्दू का चौथा सबक अबुल कासिम ज़हरावी, उसका हमने पहला हिस्सा, यानी मैंने सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया था और उस सबक के पहले 5 पैराग्राफ हमने पिछले लेक्चर में मुकम्मल किए थे और उसमें हमने जाना कि अबुल कासिम ज़हरावी कौन था, कहाँ पैदा हुआ, उसे ज़हरावी क्यों कहा जाता है, वो किस माहौल में, किस बड़े अहम शहर में उसने तालीम हासिल की, फिर वो किस चीज़ का डॉक्टर बना और हमने पढ़ा कि वो ऑपरेशन का मौजिद बानी बना। फिर उसने अपनी एक किताब जो है वो मुरतब की और उस किताब को उसने किस तरीके से मुरतब किया, यहाँ तक हमने 5 इब्तदाई पैराग्राफ मुकम्मल कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम न सिर्फ इसके बकाया जो 6 पैराग्राफ हैं उनको पढ़ेंगे, बल्कि उसके साथ साथ अगर इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए आ जाए बोर्ड में, तो इस सबक में से आने वाले पैराग्राफ की तशरीह हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, छठा जो पैराग्राफ है इस सबक का, अबुल कासिम ज़हरावी सबक, जो उर्दू की फ़र्स्ट ईयर की उर्दू का चौथा सबक है अबुल कासिम ज़हरावी, उस सबक का छठा पैराग्राफ, उसके अंदर जो ज़हरावी की किताब है उसके बारे में बताया गया है कि वो किताब किस चीज़ के बारे में है। तो बताता है जी कि ज़हरावी की उस किताब का नाम तसरीफ़ है। अंडरलाइन कर लें, वो किताब जो वो ऑपरेशन करता जाता, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया। अब जिन तलबा और तालिबात ने पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ वो ज़रूर ले लें, उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ अबुल कासिम ज़हरावी और उसके कारनामों का ज़िक्र किया और फिर वो बातें आपको बताई जो किताब वाले ने लिखी हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब वो बताता है कि वो किताब जो वो इधर ऑपरेशन करता साथ उसको लिख लेता, उस ऑपरेशन करने के नतीजे में वो जो किताब मुरतब हुई, उस किताब का नाम है तसरीफ़। कहता है ये पूरी किताब तो इल्म इलाज की दोनों शाखों, तिब यानी मेडिसन और जराहत यानी सर्जरी पर मुश्तमिल है। यानी इस किताब में 2 बातें ज़िक्र की गई हैं। नंबर 1, एक तो टैबलेट्स के ज़रिए, मेडिसन के ज़रिए, दवाई के ज़रिए इलाज करने का तरीका भी इस किताब में बताया गया है, मगर बिलखसूस इस किताब में ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करने का तरीका बताया गया है। लेकिन इसका अहम हिस्सा सर्जरी का है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी MCQs है, कसीरुल इंतखाबी सवाल में पूछेगा कि तसरीफ़ का अहम हिस्सा किससे मुताल्लिक है, सर्जरी से मुताल्लिक। कहते हैं इसकी वजह यह है कि पहले तिब यानी मेडिसन पर तो अरबी में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी थीं, लेकिन जराहत यानी सर्जरी पर आला मेयार की पहली मुफस्सल किताब, तफसीली किताब, वो तसरीफ़ ही का जिक्र आता है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर एक और बात बड़ी समझने वाली है। वो ये कहता है कि इस किताब में इलाज के दोनों तरीक़ों के बारे में बताया गया है, मेडिसन के ज़रिए इलाज भी बताया गया है और ऑपरेशन के ज़रिए भी। लेकिन कहते हैं इस किताब, जब किसी के सामने नाम लिया जाता है ना तसरीफ़, तो इस किताब को वो मेडिसन के ज़रिए इलाज करने वाली किताब नहीं समझता, इसको वो सर्जरी की किताब ही समझता है। हालांकि ज़िक्र तो दोनों का है। तो ऐसा क्यों है? वो बताता है कि इसलिए कि मेडिसन के ज़रिए इलाज करना, ये तो पहले भी, इस किताब के आने से पहले भी कई लोगों ने अरबी में इसके अंदर किताबें लिखी हुई थीं, लेकिन ऑपरेशन के बारे में सबसे पहले जिस किताब में जिक्र हुआ उस किताब का नाम अत-तसरीफ़ है। यहाँ पर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, वो ये समझ में आ रही है कि और वाज़ेह हो रही है कि जहाँ अबुल कासिम ज़हरावी के आने से ऑपरेशन के ज़रिए इलाज की इब्तिदा मुसलमानों ने की, वहीं ये बात भी पता चल रही है कि मेडिसन के ज़रिए इलाज करना, इसकी इब्तिदा भी मुसलमानों ने की है, क्योंकि तसरीफ़ किताब से पहले मेडिसन के ज़रिए इलाज करने के मुतालिक अरबी में किताबें पहले से मौजूद थीं।
तो अब आप अपने मुस्लिम साइंसदानों के कारनामों और उनकी अजमत को भी समझिए कि हमारे आबा अजदाद क्या थे, और आज हम कोई भी नई चीज़ ईजाद करने वाले बन ही नहीं रहे। आज नई चीज़ तो बनाना दूर की बात, हमारे आबा अजदाद जो कारनामे सरंजाम दे के चले गए, हम तो उनको भी संभाल नहीं रहे हैं। यह है छठा पैराग्राफ। सातवें पैराग्राफ में इस किताब का तफसीली तारुफ करवाया गया है, तफसीली तारुफ, सातवां पैराग्राफ। और वो कहते हैं जी कि तशरीफ इस किताब के 3 बड़े हिस्से हैं। अंडरलाइन कर लें, MCQs है। तशरीफ में कितने इलाज के तरीके बताए गए हैं? 2। और इस किताब के हिस्से कितने हैं? 3। इसका पहला हिस्सा दाग देने से मुताल्लिक है, यानी दाग देकर इलाज करना। जैसे आपने अर्तुगल ड्रामे में भी देखा सबने कि वो लोहे की सलाख को गर्म करके वो इलाज के मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते थे। तो उस तरीका इलाज का भी जिक्र इस किताब में है, और ये वो तरीका है जो 1492 तक बाज़ अमराज के इलाज में बरता जाता था। अज़मनाए वुस्ता का मतलब है कि दरमियानी ज़माने तक। अब दरमियानी ज़माने से मैंने सन में लिख दिया है कि इससे मुराद है 1492 ईस्वी तक, अब है 2021। तो 1492 ईस्वी तक दाग देने का तरीके का इलाज था। उसके बाद फिर देसी तरीका इलाज आ गया, फिर एलोपैथी आ गया, होम्योपैथी आ गया, फिर उसके बाद ऑपरेशन आ गया, अब लेज़र के ज़रिए भी इलाज होता है। तो ये अजीज़ तलबा और तालिबात हम बात कर रहे हैं। खैर, तो वो कहते हैं जी ये तो है पहला हिस्सा इस किताब का, जिसमें दाग देकर इलाज करने का तरीका बताया गया। फिर तशरीफ़ के दूसरे और तीसरे हिस्से में अमली जराहत का बयान है, यानी ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करना, और यही इस किताब का अहम तरीन हिस्सा है। और इस किताब में दांत निकालने, आँखों का ऑपरेशन करने, हल्क का कव्वा काटने, हल्का कव्वा से मुराद जब आप अपने हल्क में देखते हैं गले में, तो आपको गले में लटका हुआ एक नरम सा गोश्त नज़र आता है, उसको कहते हैं हल्का कव्वा। उसको काटने का जो है वो इलाज। फिर मसाने में से पथरी निकालने, बवासीर के मस्सों को काटने, खनाजीर यानी गले में जो टांसल्स पैदा हो जाते हैं उनका इलाज, उनका ऑपरेशन करने, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने, उतरे हुए जोड़ों को चढ़ाने, यानी उतरे हुए यानी जो बाज़-औक़ात कोई जिस्म का हिस्सा, कोई हड्डी, बाजू उतर जाता है, उसको चढ़ाने, माउफ उज़्व को काटने। माउफ कहते हैं फालज ज़दा, जो काम करना जिस्म का हिस्सा, जो हिस्सा जिस्म का जो हिस्सा काम करना छोड़ दे, उसके इलाज, उसका ऑपरेशन। और हर किस्म के फोड़ों को चीरने की तफसीलात दी गई हैं। तो ये सारे इलाज के तरीके इस किताब के अंदर बताए गए हैं। फिर एक डॉक्टर को इलाज करते वक्त और बिलखसूस ऑपरेशन करते वक्त एक डॉक्टर को जितनी चीज़ों से वास्ता पड़ता है दौरान ऑपरेशन, एक एक चीज़ के बारे में ये किताब रहनुमाई करती है। क्योंकि इस किताब में सिर्फ लिखा नहीं गया, बल्कि साथ किन किन आलात के ज़रिए ऑपरेशन हो सकता है, उन आलात की तस्वीरें भी अबुल कासिम ज़हरावी ने बयान की हैं और बनाई हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि आज से 1100 साल पहले अबुल कासिम ज़हरावी ये सब कुछ देकर गया तमाम इंसानों को, और देकर वो गया था मुसलमानों को, लेकिन ये सब कुछ मुसलमानों से नहीं संभाला गया, इसको आज यूरोप ने संभाल लिया। अब वो अगले पैराग्राफ, 8वें पैराग्राफ में सर्जन के लिए मुकम्मल रहनुमा किताब, वो बताता है कि ये सर्जन के लिए एक मुकम्मल गाइड बुक है, रहनुमा किताब है। याद रख लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने हर पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपने ये सबक का खुलासा लिखते वक्त हेडिंग्स नहीं लिखनी, पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त हेडिंग्स नहीं लिखनी। ये हेडिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं कि इस पैराग्राफ में मेन बात क्या बयान हुई है, इस पैराग्राफ में मेन बात क्या है, इस पैराग्राफ में मेन बात क्या है। तो हर पैराग्राफ की जो समरी है वो मैंने एक पॉइंट के अंदर जिक्र की है। तो वो कहता है जी कि अब 8वें पैराग्राफ में वो बताएगा कि ये किताब एक डॉक्टर के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने वाली किताब है। कहता है मुख्तसर ये कि जराहत में यानी ऑपरेशन करते वक्त 90% जिन अमाल से एक सर्जन को वास्ता पड़ता है, उनमें से किसी की तफसील इस तसनीफ में छूट नहीं गई।
ان اعمال جراحت یعنی آپریشن کے کام کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک ڈاکٹر کو جن آلات کی دوران آپریشن ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریحات نہایت خوبصورت تصاویر سے کر دی گئی ہے۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقاماء الاسنان دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ۔ انیما کس کو کہتے ہیں؟ مصنوعی طریقے سے جسم میں سے ویسٹیجز نکالنا، فضلہ خارج کرنا۔ مختلف قسم کے نشتر، چاقو، چھریاں، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں، سبھی کچھ ان کی تصویریں بنا کر بھی ابو القاسم زہراوی نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ آلات ان آپریشنز میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر یعنی آپریشن پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ آپریشن کے متعلق اتنی خوبصورت تصویر کبھی شائع کی گئی تھی۔ تو یہ وہ کتاب ہے، اس کا تعارف ہے جو ابو القاسم زہراوی نے کتاب مرتب کی۔ پھر 9ویں پیراگراف میں وہ ایک اور بڑی اہم بات کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے تصریف، اس کی نمایاں خصوصیت کیا ہے، سب سے اہم خوبی اس کتاب کی کیا ہے۔ 9ویں پیراگراف میں پہلے میں آپ کو خود سمجھاتا ہوں یہ پیراگراف، پھر میں ریڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ الفاظ معنی لکھ لیں۔ اس پیراگراف میں وہ بتاتا ہے کہ ابو القاسم زہراوی نے یہ کتاب کوئی مشکل ورڈنگ میں نہیں لکھی، بڑی عام فہم اور سادہ زبان میں لکھی ہے تاکہ عام آدمی بھی یا ایک ابتدائی درجے کا ڈاکٹر بھی اگر اس کتاب کو پڑھ لے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کر سکتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے اہل علم لوگوں کی طرح بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں نہیں لکھی یا اضافی تشریح نہیں کی باتوں کی، بلکہ ٹو دا پوائنٹ لکھی ہے کتاب، اور لکھی بھی سادہ لفظوں میں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب میں آپ کو پیراگراف بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے یعنی ابو القاسم زہراوی نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری سے متعلق ایسی تصریحات کہتے ہیں وضاحتیں، کہ ہر بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ وضاحتیں کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ یعنی ایسی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں کہ اس سے پہلے لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں تھے۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم یعنی ہر ایک کو سمجھ آنے والا اور زبان سادہ ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے یعنی جس آپریشن کے بارے میں وہ لکھتا ہے اس کے تمام رموز مین باریکیاں، راز کی باتیں اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری یعنی کتاب کو پڑھنے والا قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا، ہر ایک ٹو دی پوائنٹ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے پھر دیگر مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں یعنی فضول تفصیل میں بھی نہیں گیا، ایمی نہیں کہ مطلب بہت زیادہ تفصیل میں باتیں لکھ دی ہوں اس کتاب میں، نہیں، اضافی تفصیلات بھی نہیں، ٹو دی پوائنٹ مگر سادہ انداز میں اس نے لکھا ہے، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح یعنی وضاحت کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں۔ یعنی جس کو لگے کہ یار یہ ایک دوران آپریشن یہ پرابلمز آ سکتے ہیں، بس اس نے وہی باتیں لکھی ہیں ٹو دی پوائنٹ، اضافی تفصیلات میں وہ نہیں گیا۔ لہٰذا یہ کتاب اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ اضافی تفصیلات اس میں نہیں ہیں، ٹو دی پوائنٹ، بڑی ضروری اور سادہ زبان کے اندر اس نے سارے آپریشن کے علاج اس کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو وہ کارنامہ کر کے چلا گیا۔ اب 10ویں پیراگراف میں وہ بتاتا ہے کہ اہل مغرب نے ابو القاسم زہراوی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بڑا ایک دردناک ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک بڑا فخر کا باعث بھی ہے اگر ہم سمجھیں، مگر چونکہ ہم اپنے ہیروز کو اور اپنے نامور لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جتنی ترقی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری یورپ نے کی اور ہمارے سائنسدانوں نے کوئی رول نہیں پلے کیا، تو یہ ایک بڑی غلط بات اور زیادتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل مغرب، اور ابو القاسم زہراوی 10ویں پیراگراف میں وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ اہل مغرب
جو مسلمانوں کو بگاڑنے میں اور مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے ابو القاسم زہراوی کو البوکاسس، پہلے ابو القاسس، البوکاسس اور الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ الزہراویس، اچھا وہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر وہ وہاں پر کہیں کہ جی ابو القاسم زہراوی ہے تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، نام تبدیل کیے، اور نام تبدیل کر کے آج وہ اپنی یونیورسٹیز میں بتاتے ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ تو یعنی جتنی ترقی ہوئی ہے وہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور ہم نے اس میں کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہم نے نہ ان کی کتابوں کو پڑھا، نہ اپنے ہیروز کے نام پر ادارے بنائے، نہ ہم نے کوئی جو ہے وہ کوئی ترقی اور ان کی طرف بڑھنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو آج لکیر کا فقیر بن کر ڈاکٹر نہیں بننا، ایسا ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے کہ آج کوئی نیا طریقہ علاج آپ بھی دریافت کریں، آنے والی نسلیں دریافت کریں۔ وہ ایسی بات کرنے والے ٹیچر کو بھی شاید ایسے ہی سمجھا جاتا ہو کہ یہ کیا مزاحیہ بات کر دی، تو نہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اگر پہلے لوگوں کو مل سکتی ہیں تو خدا تب بھی وہی تھا، آج بھی مل سکتی ہیں، خدا اب بھی وہی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے قدم تو اٹھائیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اہل مغرب نے پھر کیا کیا، کہتے ہیں یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر، ازمنہ وسطیٰ سے مراد 1492 عیسوی سے لے کر 18ویں صدی تک کہ تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں، بعد میں جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی، سب نے کتابیں بعد میں لکھیں مگر رہنمائی ابو القاسم زہراوی سے لی ہے، اور کہتے ہیں وہ ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں، تعریف کرتے ہیں ابو القاسم زہراوی کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو مغربی سائنسدان جو 1492 کے بعد آئے، اور جو ابو القاسم زہراوی ہے وہ 900 عیسوی میں 921 اس میں آیا، تو وہ 300 سال کا عرصہ تو پریکٹیکل اس کی چھاپ رہی، اور 1492 کے بعد یورپین مغربی ویسٹرن ڈاکٹرز آئے، میڈیکل سائنٹسٹ آئے، اور انہوں نے اپنی کتابیں لکھی اور ان میں ابو القاسم زہراوی کی تعریفیں کی، اور 18ویں صدی تک اس کی تعریفیں کرتے رہے، اور جا بجا اس کی کتاب کے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک مکمل استاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتدائی سرجری میں جو کچھ حاصل کیا وہ زہراوی ہی کی بدولت کیا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ خود تعریف کرتے ہیں اہل مغرب کہ ہم نے جتنی ترقی کی ہے وہ ساری زہراوی کی وجہ سے کی ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی، پڑھائی جاتی تھی، نصاب کا حصہ، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات یعنی جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کو سند کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے اگر آنکھ کا آپریشن کرنا ہوتا تو وہ آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے اگر کوئی اور بات ان کے سامنے آ جاتی کہ جی آنکھ کا آپریشن یوں بھی ہو سکتا ہے، تو مغربی سرجن کہتا نہیں، یوں نہیں ہو سکتا، یوں ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے یوں ابو القاسم زہراوی نے لکھا ہے۔ تو وہ کسی اور دلیل کو نہیں مانتے تھے، ابو القاسم زہراوی کو مانتے تھے۔ پھر یہ جو کتاب لکھی ابو القاسم زہراوی نے، آخری پیراگراف 11واں اس سبق کا آخری پیراگراف، اس میں بتایا ہے کہ یہ جو کتاب لکھی ہے تصریف، اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کتاب صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کتاب کو یورپ کے بے شمار ملکوں میں اس کے تراجم ہوئے، اور دنیا اس کتاب سے رہنمائی لیتی رہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ تصریف کا لاطینی زبان میں ترجمہ سب سے پہلے وینس یہ اٹلی کا دارالحکومت ہے۔ آپ اس کے معنی جتنے بھی بریکٹس میں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ ان میں جو ہے وہ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے معنی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وینس جو ہے یہ اٹلی کا دارالحکومت ہے، کیپیٹل ہے، سے 1497 میں شائع ہوا۔ اس کو انڈرلائن کر لیں، MCQs ہے، کثیر الانتخابی سوال ہے۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن، یہ لاطینی کیا ہے، یہ لیٹن زبان ہے، اور اہل روم کی یہ پرانی زبان ہے، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب
शानदार तरीके से छापी गई थी। फिर उसके बाद 1541 में बासल यानी स्विट्ज़रलैंड का मशहूर शहर है बासल, वहाँ से भी इस किताब की ट्रांसलेशन हुई। बासल एडिशन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसमें असल अरबी किताब यानी ये जो तसरीफ सबसे पहले लिखी गई थी ना, अरबी ज़ुबान में लिखी गई थी, तो वो अरबी किताब भी इसमें शामिल की गई जो बासल से छपी, और उसका साथ साथ लातीनी ट्रांसलेशन भी एक ही जिल्द में शाया किया गया। फिर यूरोप में इस किताब की मकबूलियत 19वीं सदी के आखिर तक बाकी थी। चुनांचे एक फ्रांसीसी डॉक्टर ली कारक ने 1881 में तसरीफ को फ्रांसीसी ज़ुबान में भी मुंतकिल किया, और दिबाचे में जब उसने इस किताब की ट्रांसलेशन की डॉक्टर ली कारक ने, तो जो प्रियम्बल है उस किताब का, जो इब्तदाई पेजेस हैं, उन इब्तदाई पेजेस में डॉक्टर ली कारक ने लिखा कि ये किताब सर्जरी का एक नादिर शाहकार है। यूरोप के फौजला लायक लोगों ने तसरीफ को महज अपनी ज़ुबानों में मुंतकिल करने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उनमें से बाज़ ने इस किताब पर शरह भी लिखी हैं, तशरीहात लिखी हैं, यानी एक किताब को इतनी वजाहत के साथ एक्सप्लेन करके लोगों के सामने रखा है कि उसकी कई कई जिल्दें लिख दी हैं उन्होंने। तो अब आप देखें कि अबुल कासिम ज़हरावी को हीरो भी यूरोपियन ने अपना बना लिया, उसकी किताबों को ओन भी उन्होंने किया। हमने तो उर्दू में उसका तर्जुमा नहीं किया, हमने तो उस किताब को लाइब्रेरियों की जीनत नहीं बनाया, हमने तो उसकी किताब को जो वो तलबा के सामने कभी नहीं रखा, हमने तो कभी उसके जो वो मुदरजात और उसकी तशरीहात कभी हमने नहीं की, कभी हम उसका खुलासा ही नया मुरतब कर देते और लोगों को रहनुमाई मिलती रहती, हर एक तक पहुंचती, ताकि लोगों का विजन आगे बढ़ता और लोग ओन करते और समझते कि हम भी अजीम कौम थे और हमारा सरमाया है ये सब लोग। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये 11 पैराग्राफ थे, जिनमें से 5 पैराग्राफ मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, 6 पैराग्राफ मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाए हैं। ये सबक लिया गया था नामवर मुस्लिम साइंसदान किताब में से। ये भी MCQs है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, लेक्चर के आखिरी हिस्से में जो मैं अहम बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके इल्म में है कि 15 नंबर का एक सवाल पैराग्राफ की तशरीह का बोर्ड में आता है। आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी होती है। ये 15 नंबर का सवाल है, इसमें 2 नंबर का हवाला मतन होता है। जब आपने इस सवाल को अटैम्प्ट करना है तो अटैम्प्ट करते वक्त सबसे पहले आपने हवाला मतन लिखना होता है, जिसमें आपने सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखना होता है। यानी जो भी पैराग्राफ आप तशरीह के लिए सेलेक्ट कर लेंगे उन दोनों में से जो आपको क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो दोनों में से जो सिलेक्ट करेंगे उसका बताएंगे कि ये इसका सबक कौन सा है, इसका मुसन्निफ कौन सा है। फिर आप सियाको सबाक लिखेंगे 8 से 12 लाइनों में। सियाको सबाक 3 नंबर का होता है, उसमें आपने पूरे सबक का मरकजी ख्याल लिखना होता है, बस सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें। उसके बाद आपने 10 नंबर की तशरीह करनी होती है, और वो जो 10 नंबर की तशरीह करनी होती है वो कम अज़ कम आपने 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल करनी होती है। अच्छा, अब जब अगर आपको इस सबक में से कोई पैराग्राफ आ जाए तशरीह के लिए और आप फैसला कर लें कि मैंने इस सबक के पैराग्राफ की तशरीह करनी है, तो तशरीह करते वक्त एक तो वो इब्तदाई बात जो मैंने इस सबक के पहले लेक्चर में की है, और ये जो दूसरा लेक्चर आज वाला है इसमें भी मैंने इजाफी कई बातें आपके सामने रखी हैं। एक तो आपने उनका तज़किरा ज़रूर करना है तशरीह करते वक्त, पैराग्राफ की तशरीह में एक तो आप इसका तज़किरा करेंगे, और ये भी तज़किरा करेंगे कि माजी में पूरी दुनिया पर मुसलमान 1000 साल तक राज करते रहे, और ये सारी तफसीलात आप जिक्र कर देंगे जो मैंने जो गुज़श्ता लेक्चर है उसकी इब्तदा में पूरा वाक़या और स्टोरी आपको सुनाई हुई है, आप उसको जिक्र कर सकते हैं तशरीह करते वक्त। फिर इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो पैराग्राफ की तशरीह में आप ये जो आपके सामने कुरानी आयात लिखी हुई हैं, इन कुरानी आयात को बतौर हवाला आप लिख सकते हैं। मसलन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अबुल कासिम ज़हरावी ने कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उसको दे दिया। तो जब आप अबुल कासिम ज़हरावी के कारनामों का जिक्र कर रहे होंगे तशरीह करते वक्त, तो आप ये कुरानी आयत लिख सकते हैं। फिर यही अगली कुरानी बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो,
तो अबुल कासिम ज़हरावी बेहतरीन इंसान साबित हुआ और इस आयत का मिस्दाक बना कि उसने दूसरे लोगों को रहनुमाई दी। फिर आप तीसरी आयत लिख सकते हैं कि जिस इंसान ने हमारी राह में कोशिश की हम उसको अपनी राह बताएंगे। यानी जो ये कुरानी आयत के तर्जुमे हैं तीनों अलग अलग, तो आप इन तराजिम को तशरीह करते वक्त लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों तराजुम लिखें, आप इनमें से कोई एक दो लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से अहादीस भी हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो अबुल कासिम ज़हरावी ने हासिल किया। फिर इसी तरीके से अगर कोई शख्स इल्म हासिल करते करते फौत हो गया तो वो शहीद हुआ। तो आप इल्म की अहमियत तशरीह करते वक्त बयान करते हुए आप इन अहादीस को लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप कौल लिख सकते हैं। यहाँ पर हकीम लुकमान का एक कौल है कि सोहबत ते उलमा को गनीमत शुमार कर, यानी अहले इल्म लोगों के पास बैठना इसको अहम समझो अपने लिए, क्योंकि इल्म दिल को उसी तरह ज़िंदा रखता है जिस तरह बारिश खुश्क ज़मीन को ज़िंदा रखती है। तो लिहाजा अहले इल्म की मजलिस में बैठना चाहिए, असातिज़ा के पास ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। और बर्नार्ड डिशा का कौल है कि अकीदत का सीधा ताल्लुक़ दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। लिहाजा हमें मोहब्बत करनी है अपने हीरोज़ के साथ, जब उनका जिक्र करें तो आप ये कॉल लिख सकते हैं। फिर रॉबर्ट्स का कॉल है, वो कहता है असर हाज़िर की साइंसी तरक्की की इमारत मुसलमानों ही के कायम करदा स्तूनों पर खड़ी है। यानी ख़ुद यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि आज साइंस ने जितनी तरक्की की है इसकी बुनियाद डालने वाले मुसलमान साइंसदान हैं। और फिर अगर आप ये तो बात तय है कि जब आप पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो उस वक्त अशार नहीं लिखे जाते। अगर कोई लिखना भी हो एक आध लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने अशार भी लिखे हैं, आप इन अशार का भी सहारा ले सकते हैं। अगर कोई शेर लिखना चाहें तो आप अबुल कासिम ज़हरावी को डेडिकेट करते हुए आप ये शेर लिख सकते हैं कि जो आलम ईजाद में हो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। जो आलम ईजाद में हो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। और फिर आप मुसलमानों की मौजूदा हालत का जिक्र भी तशरीह में कर सकते हैं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किसी शोबे में भी अहम कारनामा सरअंजाम नहीं दे रही। और हालत ये होती है सारी सूरत-ए-हाल देख कर कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, आबा से मुराद आबा व अजदाद, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था मुकम्मल सबक जिसका पहला हिस्सा भी आप उसमें हमने 5 पैराग्राफ पढ़े, दूसरे हिस्से में हमने अगले 6 पैराग्राफ भी पढ़े, समझे भी। और उसके साथ साथ इस सबक में से अगर कोई भी पैराग्राफ तशरीह के लिए आ जाए तो उसमें आप इन हवाला जात का सहारा लेकर पैराग्राफ की तशरीह बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जिन तलबा व तालिबात को ये सबक समझ आया वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर इसका इजहार भी करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको दूसरे तलबा के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सारी की सारी मेहनत खालिसतन आप लोगों के लिए है, दूसरे तलबा तक इसको पहुंचाने में ज़रूर अपना किरदार अदा कीजिए। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।